नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके के लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज। आपके जो जितने भी आगामी एग्जाम है दोस्तों, उत्तराखंड आरओ एआरओ, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी एग्जाम या जो आगामी स्नातक स्तरीय एग्जाम है और जितने भी यूके और यूके के आने वाले एग्जाम हैं, उनके लिए ये परीक्षा वाणी सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट उत्तराखंड जीके कराने वाला हूँ। क्योंकि हर उत्तराखंड एग्जाम में उत्तराखंड जीके तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। डिटेल्स में हम इस सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड जीके के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके सभी नोट्स जितने भी ये लेक्चर होंगे दोस्तों, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज को जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, यानी उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड राज्य गठन के बारे में चर्चा करेंगे, विधानसभा, न्यायपालिका और उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो ये सभी टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन किस प्रकार से होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य था वो पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। अब देखो, किसी भी राज्य की सीमा या नाम या क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो वो अधिकार किसको है? वो अधिकार है आपका संसद को। तो संसद के आर्टिकल 3, ये मैंने जब आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बताया था तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो इसी अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या करता है? उत्तर प्रदेश से एक पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य से। अब देखो, जब उत्तर प्रदेश का क्या करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है और एक अलग क्षेत्र जिसका नाम क्या रखा जाना है, उत्तरांचल, उस समय उत्तराखंड का नाम रखा जाता है। तो इसके लिए एक विधेयक लाया जाता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, जिसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश से एक पृथक राज्य उत्तराखंड का गठन करना। अब जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया जाता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, तो दोस्तों ये लोकसभा में लाया जाता है 27 जुलाई 2000 को, लेकिन लोकसभा में ये पारित कब होता है? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में पारित कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को। और उसके बाद जाता है ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये पारित होता है 10 अगस्त 2000 को। अब उसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी जो दी जाती है वो दी जाती है 28 अगस्त 2000 को। इस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस समय जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे KR नारायण। तो राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी कब दी गई? 28 अगस्त 2000 को। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन होता है। अब देखो, जब उत्तराखंड का गठन होता है तो उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। लेकिन उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ता है? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम क्या रखा जाता है? उत्तराखंड रखा जाता है। अब देखो, जब उत्तरांचल का गठन हुआ या उत्तराखंड का गठन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय क्या थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। तो ये आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस प्रकार से लाया जाता है, किस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और अंत में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। और फिर उसके बाद उत्तरांचल का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या रखा जाता है? उत्तराखंड रखा जाता है। अब दोस्तों, उत्तरांचल या उत्तराखंड का गठन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सरकार तो बनानी पड़ेगी। लेकिन जब भी कहीं पे दोस्तों कोई क्रांति उत्पन्न होती है तो वहां पे एकदम से सरकार नहीं बन सकती है। एकदम से वहां पे जो चुनाव कराना वो पॉसिबल नहीं होता है, निर्वाचन कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों वहां पे एक अस्थाई सरकार, ठीक है, किसका गठन किया जाता है? अस्थाई सरकार का, या जिसे हम कहते हैं अंतरिम सरकार। ठीक है, तो उत्तराखंड में जब उत्तराखंड का गठन होता है तो यहाँ पे एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है।
आप सभी जानते हैं, देखो विधानसभा का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है इंडियन पॉलिटी में दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। संविधान के आर्टिकल 168 में दोस्तों ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल, अब देखो विधानमंडल के दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, तो दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब जो विधान परिषद है ये सिर्फ कुछ राज्यों में है, लेकिन विधानसभा लगभग सभी राज्यों में है। तो जब उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उत्तराखंड आता था, तो उत्तर प्रदेश में जैसे आप सभी जानते हैं कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य एक पृथक राज्य बनता है, यहाँ पे जब अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा है। उत्तराखंड का जो सदन है वो है एक सदनात्मक, ठीक है, एक सदनात्मक विधानमंडल। यहाँ पे एक सदनात्मक का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ विधानमंडल का एक ही सदन है, और वो कौन सा सदन है दोस्तों, वो है आपका विधानसभा। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया जाता है, क्योंकि जब कहीं पे अचानक किसी क्रांति के कारण या किसी नए राज्य का गठन होता है और वहां पे एकदम से चुनाव कराना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोस्तों कुछ समय के लिए एक अस्थायी सरकार या अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और उत्तराखंड में इसी फलस्वरूप 9 नवंबर 2000 को एक अंतरिम विधानसभा या अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ये जो अंतरिम विधानसभा ये कब से कब तक चलती है, 9 नवंबर 2000 से लेकर 14 फरवरी 2002 तक। अब देखो इस अंतरिम विधानसभा में कितने विधानसभा सदस्य थे, टोटल 30 सदस्य। 30 सदस्य कैसे थे, तो देखो जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र के जो विधायक थे वो इसमें सम्मिलित किए गए। अब पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी भी क्या है, विधान परिषद भी है। तो इन विधानमंडल के 30 सदस्य हैं, इसमें दोस्तों 22 सदस्य जो थे वो थे विधानसभा के, ठीक है, और जो 8 सदस्य थे ये किसके थे, ये थे विधान परिषद के। वैसे विधान परिषद के सदस्य 9 थे, लेकिन जैसे यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन होता है तो एक विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद ये रहते हैं 8। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अंतरिम विधानसभा का जब गठन किया जा रहा था तो उस समय यहाँ पे विधानमंडल में या विधानसभा में कितने सदस्य थे उत्तराखंड में, तो अंतरिम सरकार में दोस्तों 30 सदस्य थे। और इन 30 सदस्यों में दोस्तों 23 जो सदस्य थे, 23 सदस्य थे बीजेपी के, और यहाँ पे 3 सदस्य थे समाजवादी पार्टी के, 2 सदस्य थे बीएसपी के, और 2 सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे 23 सदस्य किसके हैं, भाजपा के हैं, बीजेपी के हैं, तो मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा, बीजेपी का बनेगा। तो इसलिए अंतरिम सरकार का जब गठन किया जाता है, एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, तो उस अस्थायी सरकार में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, नित्यानंद स्वामी। अगर क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन विशेष तौर पर समझना होगा, और ये सारा आपको जो बता रहा हूं नोट करना है, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों नित्यानंद स्वामी। या अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के या अंतरिम जो सरकार गठित की गई थी उत्तराखंड में, उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी, इनका जो कार्यकाल देखो, ये जब अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है 9 नवंबर 2000 को, तो इस समय मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये कब तक मुख्यमंत्री रहते हैं, 29 अक्टूबर तक, ठीक है, 29 अक्टूबर 2001 तक। उसके बाद 29 अक्टूबर 2001 को ये त्याग पत्र दे देते हैं, और जब ये त्याग पत्र देते हैं तो जो दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, सेकंड मुख्यमंत्री बनते हैं अंतरिम सरकार के, वो बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये भी बीजेपी के हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बीजेपी के पास क्या था, बहुमत था अंतरिम सरकार में, 23 विधायक बीजेपी के थे। तो द्वितीय अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, भगत सिंह कोश्यारी बनते हैं। अब देखो इस अंतरिम विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश पंत थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रकाश पंत आ जाएगा सही आंसर। लेकिन अंतरिम अगर निर्वाचित पूछता है तब उसका आंसर अलग हो जाएगा, अभी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अंतरिम विधानसभा जो एक अस्थायी सरकार है,
ठीक है, इनका चुनाव नहीं हुआ है, इनका चुनाव पहले ही हो चुका है जब उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड। ठीक है, और प्रथम राज्यपाल किसको बनाया जाता है उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि बनते हैं दोस्तों प्रथम राज्यपाल। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, और प्रथम राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के, सुरजीत सिंह बरनाला। तो दोस्तों ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन होता है, ठीक है, अंतरिम। अब यहाँ पे देखो विधानसभा सीटें पहले निर्धारित की जाती है। जब विधानसभा का निर्वाचन होना है तो उससे पहले विधानसभा की सीटें तो निर्धारित करनी चाहिए, यानी कौन कौन से क्षेत्रों से विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। तो विधानसभा सीटें, कुल विधानसभा सीटें कितनी है उत्तराखंड में, विधानसभा सीट तो ये है दोस्तों 70। ठीक है, एक पहले एक यहाँ पे मनोनीत की जाती राष्ट्रपति द्वारा, वो तो प्रत्येक स्टेट में की जाती है, लेकिन अब यहाँ पे इसको इस प्रावधान को भी हटाया गया है, तो इसलिए इसको आप कट कर सकते हैं। टोटल 71 होती थी पहले। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन सदस्य हुआ करते थे, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको अब हटा दिया गया है। तो कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 70 विधानसभा सीटें हैं। और इसमें अगर हम आरक्षण की बात करें तो एससी यानी अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में, तो 13 सीटें हैं एससी की। और एसटी अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में विधानसभा की, तो वो है 2 सीटें। तो कुल मिला के टोटल 15 सीटें विधानसभा की उत्तराखंड में क्या है, आरक्षित सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है। और यहाँ पे एससी और एसटी की सीटें हर बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से बताइए कि कौन सी सीट एसटी है तो आरक्षित है या कौन सी सीट एससी है तो आरक्षित है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं देखो एसटी की सीट आपको नोट करवाता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में एसटी की जो विधानमंडल की सीटें वो कहाँ कहाँ है, तो एक आपकी चक्राता, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चक्राता है। और नंबर 2 जो सीट है वो है आपकी नानकमता। चक्राता कहाँ है, देहरादून है। और नानकमता कहाँ है, तो ये है आपका नानकमता उधम सिंह नगर। तो कुल विधानसभा सीटों में से 2 सीट एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नंबर 1 है चक्राता देहरादून और नंबर 2 है नानकमता। ये आपने दोस्तों नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एससी की सीट नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में जो कुल विधानसभा सीटों में एससी की सीट कितनी है, 13 सीटें हैं। अब मैं आपको एक एक करके आपको नोट कराऊंगा और ये आपको लिखना है। नंबर 1 पे यहाँ पे आपको लिखना है पुरोला। पुरोला कहाँ है, उत्तरकाशी है। नंबर 2 पे आपको लिखना है घनसाली। घनसाली कहाँ है, तो ये आपकी टिहरी गढ़वाल में एससी है तो आरक्षित सीट है। ये सारी सीटें क्या है, एससी है तो आरक्षित है। नंबर 3 पे आ जाएगा थराली। थराली कहाँ है, आपका चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट पे आपको नोट करना है। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाएगा भगवानपुर। भगवानपुर। नंबर 5 में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा झबरेड़ा। ठीक है, भगवानपुर कहाँ है, तो ये आपका हरिद्वार में है। नंबर 5 पे आ जाएगा झबरेड़ा, ये भी आपका हरिद्वार में है। नंबर 6 पे आ जाएगा ज्वालापुर। ठीक है, ज्वालापुर ये भी आपका कहाँ है, हरिद्वार में है। सर्वाधिक एससी की आरक्षित सीट कहाँ है दोस्तों, हरिद्वार है। भगवानपुर हो गया, झबरेड़ा और ज्वालापुर, ये तीनों सीटें कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है। नंबर 7 पे आ जाएगा आप, यहाँ पे आ जाएगा पौड़ी। ठीक है, पौड़ी जो विधानसभा सीट है ये भी एससी है तो आरक्षित है। नंबर 8 पे आ जाएगा राजपुर। राजपुर कहाँ है, ये आप सभी जानते हैं, देहरादून में है। और नंबर 9 पे आ जाएगा यहाँ पे सोमेश्वर। सोमेश्वर, सोमेश्वर कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है। और नंबर 10 पे आ जाएगा आपका बाजपुर। बाजपुर कहाँ है आपका, ये आपका उधम सिंह नगर में है। और 11 पे आपको नोट करना है बागेश्वर। और 12 पे यहाँ पे आ जाएगा आपका गंगोली हाट। गंगोली हाट। और 13 नंबर पे आ जाएगा आपका नैनीताल। नैनीताल। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 13 की 13 जो एससी यानी अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीट है उत्तराखंड में, एक साथ मैंने आपको बता दी है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग है उसमें दिक्कत हो रही है तो नंबर 1 पे पुरोला है उत्तरकाशी। नंबर 2 पे घनसाली टिहरी गढ़वाल। नंबर 3 पे थराली चमोली। और नंबर 4 पे भगवानपुर, ये भी हरिद्वार में है। नंबर 5 पे झबरेड़ा, ये भी हरिद्वार में है।
छठे पे है ज्वालापुरी, भी हरिद्वार में है। सातवें पे है पौड़ी, ये पौड़ी गढ़वाल में है। आठवें पे है राजपुर, ये देहरादून है। नौवां पे है सोमेश्वर, ये अल्मोड़ा है। 10वां पे है बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर में है। 11वें पे बागेश्वर सीट जो बागेश्वर जनपद में है। 12 पे है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। और 13वीं पे है नैनीताल। तो ये 13 सीटें दोस्तों क्या है, एससी हेतु आरक्षित है। तो देखो यहाँ पे जब विधानसभा का निर्वाचन होगा तो अब इन सीटों पे क्या होना है, विधानसभा का निर्वाचन होना है। अब हम बात करते हैं जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का जो चुनाव होता है, देखो अब जनता द्वारा चुने जाने हैं। तो प्रथम जो चुनाव होता है 14 फरवरी 2002 को होता है। और ये 14 फरवरी 2002 को जब चुनाव होता है तो इसमें मतदान जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों 54.34 यानी 34%। ठीक है, 54.34% मतदान होता है उत्तराखंड में। अब इस प्रथम निर्वाचन में, प्रथम विधानसभा निर्वाचन में दोस्तों यहाँ पे टोटल देखो 70 सीटों पे चुनाव लड़ा गया था। तो 36 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है, कांग्रेस को 36 सीटें। तो देखो अगर जिसके पास बहुमत हासिल करने के लिए देखो टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं तो आधा हो जाएगा 35, यानी 35 प्लस एक सीट जिसके पास है उसके पास क्या आ जाएगा, बहुमत आ जाएगा। तो कांग्रेस के पास यहाँ पे बहुमत प्राप्त हो गया है क्योंकि कांग्रेस के पास 36 सीटें मिल गई है प्रथम निर्वाचित विधानसभा में। अब जब कांग्रेस को 36 सीटें मिल गई है तो मुख्यमंत्री किसका बनना है, कांग्रेस का बनना है। और इस प्रकार से प्रथम निर्वाचित विधानसभा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं नारायण दत्त तिवारी। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। लेकिन अगर सीधा साधा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे, भले वो क्या थे, अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे। अब निर्वाचित हो गए हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, नारायण दत्त तिवारी, जो कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। अब देखो वैसे जो नारायण दत्त तिवारी है इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा था। अब क्या कोई ऐसा सदस्य जो विधानसभा का सदस्य ना हो और मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल दोस्तों, 6 महीने तक कोई भी सदस्य यहाँ पे सीएम बन सकता है। ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में डिटेल्स में बता रखा है। लेकिन 6 मंथ के अंतर्गत इसको यहाँ पे दोस्तों 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के अंतर्गत इसको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा विधानसभा का। तो इसको कहते हैं उपचुनाव। और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इन्होंने रामनगर सीट से चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं और वहां पे ये विधायक चुने जाते हैं। और दोस्तों नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया, पूरा किया। ये जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा है इसका चुनाव देखो 2002 में होता है और कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का, 5 साल, यानी 2007 तक। ठीक है, तो पूरे 5 साल दोस्तों मुख्यमंत्री एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी ने अपना कार्यकाल क्या किया, पूरा किया। अब इस प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। अब यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे यशपाल आर्य। विधानसभा उपाध्यक्ष ये पद रिक्त था इसमें। और नेता प्रतिपक्ष इसमें चुने जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेता प्रतिपक्ष ये विपक्षी पार्टी का होता है, तो बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी इसमें नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया प्रथम निर्वाचित विधानसभा के बारे में। अब हम बात करते हैं जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा है। ठीक है, देखो 2007 तक ये थी। अब 2007 में चुनाव होगा और 7, 5, 12 तक ये दूसरी निर्वाचित विधानसभा। इसमें अब देखो इसमें बहुमत किसको मिलता है, यहां पे मैं आपको बता दें इसका जो इलेक्शन होता है ये आपका 21 फरवरी 2007 को होता है, 2007 को। और इसमें मतदान होता है 63.6%। अब देखो इसमें दोस्तों जो मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि बहुमत हासिल होता है बीजेपी को इसमें अभी कितनी सीट मिली, जितनी प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कांग्रेस को प्राप्त थी, 36 सीटें यहाँ पे बीजेपी को भी मिल जाती है। और जब 36 सीटें बीजेपी को मिल गई है तो सरकार किसकी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री चुने जाते हैं बीसी खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है हरबंश कपूर को। विधानसभा उपाध्यक्ष बनते हैं विजया बड़थवाल। तो उत्तराखंड की प्रथम, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष जो चुनी गई थी तो वो थी विजया बड़थवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
विजया बड़थवाल उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं हरक सिंह रावत। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि जो ये दूसरी निर्वाचित विधानसभा थी, इसमें देखो प्रथम मुख्यमंत्री तो बीसी खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी को बनाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इनको हटाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक, और अंत में फिर बीसी खंडूड़ी को दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो देखो वैसे आपको ये डेट नोट करने की जरूरत नहीं है कि कब, ये तो आपको बुक में ही मिल जाएगा कि कब कौन मुख्यमंत्री था, डेट नहीं पूछ जाती, लेकिन अगर क्रम पूछा गया मुख्यमंत्रियों का तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी, दूसरे बन गए बीसी खंडूड़ी, तीसरे बन गए दूसरी निर्वाचित विधानसभा में ही रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर बन गए हैं बीसी खंडूड़ी यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो मतलब प्रथम निर्वाचित विधानसभा के बाद अब तक दोस्तों जो ये भी विधानसभा थी वर्तमान में, यहां पर भी कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। केवल प्रथम निर्वाचित विधानसभा में एनडी तिवारी, नरेंद्र तिवारी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है दोस्तों उत्तराखंड का, क्योंकि देखो मतलब स्टेबल कब होती सरकार, एक मुख्यमंत्री शुरू से लेकर अंत तक चलता हुआ आ रहा है। अब देखो दूसरी निर्वाचित विधानसभा में भी यहाँ पे 2 बार मुख्यमंत्री चेंज किए जाते हैं, पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर यहाँ पे बीसी खंडूड़ी। ठीक है, तो दूसरी निर्वाचित विधानसभा के बारे में इतना आपको नोट करना है, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर राय दीजिए, और इसी प्रकार से हम लगातार प्रत्येक चैप्टर को डिटेल्स में आपको बताएंगे परीक्षा वाणी में जो चैप्टर आपके दिए गए हैं। अब आता है यहाँ पे तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तो जो तृतीय निर्वाचित विधानसभा है इसके मुख्यमंत्री कौन चुने जाते हैं। देखो तृतीय निर्वाचित विधानसभा का जो इलेक्शन होता है 2012 में, ठीक है, 2012 में 30 जनवरी 2012 को ये होता है, और इसमें सबसे ज्यादा मतदान जो पड़ता है 67.70%। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधानसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक मतदान पड़ा था उत्तराखंड में, 67.76% मतदान वर्ष 2012 to 2017, ठीक है, 2017 तक ये विधानसभा चलेगी। अब इस विधानसभा में एक और ही यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है तृतीय निर्वाचित विधानसभा में। किस प्रकार से लगता है अभी हम यहाँ पे जानेंगे। देखो तृतीय निर्वाचित विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। अब जब बहुमत नहीं मिला तो सरकार किसकी बनेगी, सरकार बनाने का मौका उसको दिया जाएगा जिसके पास अधिक सीटें होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों बीजेपी को जो सीट प्राप्त होती है, ठीक है, बीजेपी को सीट प्राप्त होती है 31, और कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सीट प्राप्त होती है वो होती है 32। अब देखो यहाँ पे बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें, और 36 सीटें किसी के पास भी नहीं है। बीजेपी के पास 31 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 32 सीटें हैं। अब कांग्रेस को यहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो सरकार बनाए, तो कांग्रेस क्या करती है, जो अन्य निर्दलीय क्या होते हैं, निर्दलीय सदस्य होते हैं विधानसभा के जो निर्वाचित होकर आए हैं, या अन्य पार्टियों के सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, उनके साथ क्या कर देती है, गठबंधन कर देती है, और इस प्रकार से प्लस 4 सदस्य अन्य सदस्यों से क्या करती है, गठबंधन करती है, और टोटल यहाँ पे 36 सदस्य कांग्रेस के हो जाते हैं, और 36 सदस्य पे क्या होता है, बहुमत हासिल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तृतीय निर्वाचित विधानसभा में दोस्तों मुख्यमंत्री किसका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। अब कांग्रेस का जब मुख्यमंत्री बनता है तो ये मुख्यमंत्री भी उनमें से नहीं बनाया जाता, किनमें से, जो विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। जो विजय बहुगुणा होते हैं, विजय बहुगुणा ने दोस्तों विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा था। ये टिहरी क्षेत्र से उस समय क्या थे, सांसद थे, ठीक है, सांसद थे विजय बहुगुणा। अब विजय बहुगुणा को क्या बनाया जाता है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जब मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो, लेकिन उसको 6 माह के अंतर्गत उपचुनाव कराया जाता है, और उपचुनाव में उसको विजयी होना पड़ता है। तो विजय बहुगुणा को भी यहाँ पे 6 माह के अंतर्गत विधानसभा का सदस्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि विजय बहुगुणा को भी हटाया जाता है, और उसके बाद
जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनते हैं इसी तृतीय निर्वाचित विधानसभा में हरीश रावत। ठीक है, तो हरीश रावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बनते हैं 2014 से। ठीक है, क्योंकि 2012 से लेकर 14 तक तो विजय बहुगुणा रहते हैं और 2014 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं हरीश रावत। और इन्हीं के काल में दोस्तों, हरीश रावत के काल में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की डेट पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है उत्तराखंड में। तो ये लगता है दोस्तों 27 मार्च, ये लगता है दोस्तों 27 मार्च को। ठीक है, नोट करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 27 मार्च 2016, 16 से लेकर कब तक, 11 मई 2016, यानी टोटली कितने दिन का लगता है, 46 दिन। तो राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में कब लगा, 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक। ठीक है, 46 दिन का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तृतीय निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल, और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे इस समय, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। अब यहाँ पे जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन किस राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी क्या थे दोस्तों, इस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 विधायक तो थे कांग्रेस के पास, लेकिन 36 में से 9 विधायक बगावत कर देते हैं। अब जब बगावत कर देते हैं तो 36 में से 9 घटाइए कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो 27 सीट बची ना किसके पास, कांग्रेस के पास। अब जब 27 सीटें बची हैं कांग्रेस के पास तो 27 तो बहुमत है नहीं, इसलिए सरकार यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थगित कर दी जाती है और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू किया जाता है। 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तृतीय निर्वाचित विधानसभा आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा की। ठीक है, तो इसमें चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा ये चुनाव लड़ा जाता है 2017 में, 2017 से 2022 तक, और वर्तमान में फिर पंचम विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और देखते हैं इस बार सरकार किसकी बनती है। तो 2017 में जब इलेक्शन होते हैं तो इस समय मोदी लहर चलती है और इसके कारण बीजेपी को अपार सीटें मिल जाती है। अपार का मतलब इतनी सीटें कभी उत्तराखंड में किसी पार्टी को नहीं मिली। कितनी सीटें मिलती है, तो 57 सीटें। देखो 70 सीटें टोटल है, लेकिन 57 सीटें दोस्तों अकेली किसको मिल गई है, बीजेपी को मिल गई है। ठीक है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल गई है, 57 सीटें, मोदी लहर के कारण। अब जब 57 सीटें मिल गई है तो संपूर्ण यहाँ पे बहुमत आ गया है बीजेपी के पास अपने आप, और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं त्रिवेंद्र रावत। उत्तराखंड के चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रिपीट होती है यहाँ पे बार बार। त्रिवेंद्र रावत को हटाया जाता है, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर तीरथ सिंह रावत को भी हटाया जाता है और पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो पुष्कर धामी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब जब नई विधानसभा का इलेक्शन यहाँ पे हो चुका है और इसका इसका क्या है, परिणाम आने वाला है, तो अब देखते हैं दोस्तों किसकी सरकार बनती है और कौन नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, किसकी यहाँ पे सरकार चुनी जाती है। ठीक है, और चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद अग्रवाल, और उपाध्यक्ष कौन थे, रघुनाथ चौहान, और नेता प्रतिपक्षी इंदिरा हृदय, जिनका निधन भी हो चुका है दोस्तों। तो ये सारे मैंने आपको विधानसभा निर्वाचन के संबंध में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो 5वीं निर्वाचित विधानसभा में जो यहाँ पे परिणाम आ जाएगा उसके बारे में आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बताया जाएगा कि कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन से जो भी उनका मंत्रिमंडल होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी जब उसका परिणाम आ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि बताइए तृतीय मुख्यमंत्री कौन थे, चतुर्थ मुख्यमंत्री कौन थे, और साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में तो कई बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। तो मैं आपको राज्यपालों की लिस्ट बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी बताऊंगा। तो प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, ये आपको नोट करना है, नित्यानंद स्वामी। नंबर 2 थे यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी।
नंबर 3 जो मुख्यमंत्री थे वो थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। नोट कीजिए दोस्तों अच्छे से यहाँ पे। और नंबर 4 थे यहाँ पे बीसी खंडूड़ी। नंबर 5 पे बनते हैं रमेश पोखरियाल यानी आरपी निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको डिटेल्स में आप लिख सकते हैं। नंबर 6 पे बनते हैं दोबारा बीसी खंडूड़ी, ठीक है। और नंबर 7 में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा। 8वें मुख्यमंत्री बनते हैं हरीश रावत। और इसके बाद 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों त्रिवेंद्र रावत। त्रिवेंद्र रावत, ठीक है। और उसके बाद मैं साइड में लिख रहा हूं 10वें मुख्यमंत्री बनते हैं तीरथ रावत। और 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं पुष्कर धामी। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी तक जो 11 मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड में वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। प्रथम अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, या प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी थे। दूसरे जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में यह बनता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी थे, नारायण दत्त तिवारी। तो ये 3 तो आपको विशेष तौर पर नोट करने हैं। बाकी क्रम में बड़ा आसान यहाँ पे, और ये आप आसानी से 11 के 11 मुख्यमंत्री नोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको उत्तराखंड के राज्यपालों को, उत्तराखंड के राज्यपाल, देखो दोस्तों राज्यपालों के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि बताइए कि कौन सा राज्यपाल का कौन सा क्रम है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है क्योंकि 2 या 3 बार क्वेश्चन ये बन चुका है। प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सुरजीत बरनाला। सुरजीत बरनाला। दूसरे नंबर के राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल। और तीसरे जो दोस्तों यहां पे राज्यपाल होते हैं वो होते हैं बीएल जोशी। बीएल जोशी यानी बनवारी लाल जोशी। चौथे राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं मार्गरेट अलवा। मार्गरेट अलवा। और ये दोस्तों महिला थी, ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्गरेट अलवा। 5वीं राज्यपाल थी दोस्तों, 5वें राज्यपाल थे डॉक्टर अजीज कुरैशी। अजीज कुरैशी। और 6ठे यहां पे राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। 7वीं यहां पे राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य, जो कि दूसरी महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, यानी 8वें नंबर के जो राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह। देखो प्रथम है सुरजीत बरनाला, दूसरा है सुदर्शन अग्रवाल जो कि सबसे लंबे समय तक 2003 से लेकर 2007 तक दोस्तों ये क्या रहे, उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। तीसरे पे है बीएल जोशी यानी बनवारी लाल जोशी। चौथे पे है मार्गरेट अलवा, प्रथम महिला राज्यपाल उत्तराखंड की। 5वें पे है डॉक्टर अजीज कुरैशी। 6ठे पे यहाँ पे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। 7वें पे है बेबी रानी मौर्य जो कि दूसरी महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो वो है गुरमीत सिंह। तो सभी दोस्तों मैंने आपको मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में बता दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे बात करेंगे उत्तराखंड की न्यायपालिका के बारे में, यानी उच्च न्यायालय, ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बारे में। अब देखो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है, 9 नवंबर 2000 को। जिस दिन उत्तराखंड का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, उसी दिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन भी किया जाता है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहां स्थित है आपका, तो यह आपका नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये आपका देश का 20वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। 20वां हाई कोर्ट के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और ये कहां स्थित है आपका, नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको घुमा के पूछ सकता है कि प्रथम कार्यकारी
न्यायाधीश कौन थे, प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे उत्तराखंड के, तो वो भी यही थे, न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई। बाद में इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है, न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई जी को। दूसरे जो न्यायाधीश थे वो थे सरोज होमी कपाड़िया, और तृतीय न्यायाधीश थे यहाँ पे विकास श्रीधर सिरपुरकर, और 11वें जो न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान, RS चौहान। और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। लेकिन दोस्तों ये कार्यकारी न्यायाधीश हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12वां नहीं लिखा क्योंकि ये कार्यकारी है, और जब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे तो वो होंगे 12वें। अभी ये जो वर्तमान में है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या। तो वैसे अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो जब इसका क्या होता है, न्यायालय की स्थापना होती है तो 2000, ठीक है, 2000 में कितने थे, 2000 में 7, ठीक है, 2000 तक कितने थे न्यायाधीशों की संख्या, कुल 7 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। 2003 में इसको बढ़ाकर किया गया 9, ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 9 तो न्यायाधीश हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 8 अन्य न्यायाधीश हैं, प्लस 2 दोस्तों क्या है यहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, ठीक है, टोटल 11 हैं, लेकिन जो स्थायी वाले हैं वो हैं स्थायी 9 और 2 क्या है यहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है वर्तमान में। अब बात आती है कि जो उच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका है उत्तराखंड की न्यायपालिका या न्यायालय भवन कौन है, ये है यहाँ पे, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इस भवन का जो निर्माण कराया गया दोस्तों वो किसके द्वारा कराया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये कराया गया था सर संटोनी मैकडोनाल्ड। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो न्यायालय भवन है नैनीताल में उसका निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा कराया गया था, और इसके जो डिजाइनर थे, अगर डिजाइनर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, ठीक है, तो निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड और डिजाइनर कौन थे, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं उत्तराखंड के न्यायाधीशों के संबंध में। अब देखो जो यहाँ पे जो दूसरे मुख्य न्यायाधीश मैंने हाईलाइट किए हैं सरोज होमी कपाड़िया, ये दोस्तों देखो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश तो थे ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से उत्तराखंड के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के मुख्य न्यायाधीश भी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, सरोज होमी कपाड़िया। साथ ही एक अन्य नाम भी आपको नोट करना है यहाँ पे, जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जगदीश सिंह खेहर उत्तराखंड हाई कोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं 44वें मुख्य न्यायाधीश। तो 2 मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के ऐसे हैं, सरोज होमी कपाड़िया और जगदीश सिंह खेहर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सरोज होमी कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि जगदीश सिंह खेहर ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश थे और सुप्रीम कोर्ट के ये 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको नोट करना है। एक और फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करना है, देखो ये परीक्षा वाणी में नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको जो भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। परीक्षा वाणी में जो टॉपिक है वो तो आपको बताई जाएंगे, लेकिन उनके संबंध में जो अन्य टॉपिक हैं वो भी आपको डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र, न्यायमूर्ति
प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये नाम आपको नोट करना है। क्यों नोट करना है अभी आपको बताऊंगा। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं 2004 में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो एक होता है और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं 2004 में। उसके बाद दोस्तों ये मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और कब बनते हैं, तो ये बनते हैं सितंबर 2013 में। और उसके बाद दोस्तों 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के 2014 में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं यहां पे अभी बता रहा हूं, ये है कि 25 अप्रैल 2021 को ये NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो देखो NHRC के अध्यक्ष। अब देखो क्वेश्चन में कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। मेघालय में मुख्य न्यायाधीश बने 2013 में, तो वो थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। साथ ही साथ ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे। और साथ ही साथ 25 अप्रैल 2021 को NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष इनको चुना गया था। करंट अफेयर्स की व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो यूके ट्रिपल, अगर हम यूके ट्रिपल के करंट अफेयर्स आप देखते होंगे तो पिछले 2 या 3 सालों के पूछता है। तो ये करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NHRC के ये कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए 25 अप्रैल 2021 को। और इनका नाम क्या है आपका, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको विशेष तौर पर नोट करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी सभी जो न्यायाधीशों की लिस्ट वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट न्यायाधीश थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक और चीज आपको नोट करनी है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो ये थे दोस्तों GCM रावत। और अगर हम बात करें वर्तमान रजिस्ट्रार, तो वो है दोस्तों यहाँ पे धनंजय चतुर्वेदी। बाकी इनके बारे में आपको अपडेट, प्रथम और वर्तमान, इनके बारे में आपको समय समय पर अपडेट दिया जाता है। हमारी जो वीडियो आती है प्रत्येक 3 या 4 मंथ के बाद हम उसको लाते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। तो अभी जैसे ही जो विधानसभा आजकल जो इलेक्शन लड़े गए हैं उसका जो परिणाम आ जाएगा, उसके बाद नए मुख्यमंत्री बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाई जाएगी उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। और जो भी यहाँ पे देखो अभी वर्तमान में भी क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद कोई अगर मुख्य न्यायाधीश बनता है 12वां मुख्य न्यायाधीश, तो कौन बनता है वो सारा आपको उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहां तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जब न्यायालय की स्थापना होती है 2000 में, तो यहाँ पे उस समय अप्रैल 2001 में क्या होता है कि त्वरित न्यायालय यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 45 त्वरित न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो एग्जाम में बन सकता है कि अप्रैल 2001 में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 45 त्वरित न्यायालय की स्थापना की गई थी न्यायपालिका द्वारा। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको न्यायपालिका के संबंध में बता दिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कवर, उत्तराखंड स्थानीय स्वायत्त शासन। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो 3 पंचायतों में बांटा गया है पंचायती राज व्यवस्था को, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, संवैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 है, इसके माध्यम से संवैधानिक रूप से लागू किया गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। अब इसके बारे में आपको इंडियन पॉलिटी में पहले ही बता चुका हूं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है और इसका उल्लेख हमें मिलता है भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 से लेकर
243 ओ तक जितने भी आर्टिकल थे पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, वो मैंने आपको डिटेल्स में दोस्तों इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में बता रखा है। तो आप हमारी जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें दोस्तों आप पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो लेक्चर है उसको आप देखिए, आपको डिटेल्स में ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड के व्यू पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। और अगर हम बात करें अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यहाँ पे हम जानेंगे कितनी यहाँ पे जिला पंचायतें हैं, कितने क्षेत्र पंचायतें हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और सभी को हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में इनमें 3 स्तरों में पंचायतें हैं। जिला स्तर पर है जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर है क्षेत्र पंचायत और ग्रामीण स्तर पर है ग्राम पंचायत। जो जिला पंचायत होती है इसमें क्या होता है, ये आपका शीर्ष निकाय है। ठीक है, ये आपका शीर्ष निकाय है किसका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। जिला पंचायत या जो जिला परिषद, इनका जब चुनाव होता है, चुनाव तीनों का लगभग एक ही टाइम होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं तीनों के लगभग एक ही टाइम होते हैं। और चुनाव में कौन भाग लेते हैं, जो 18 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु वाली जनता है वो निर्वाचन में भाग लेती है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको नीचे इनके चुनाव के बारे में पहले समझा लेता हूं, उसके बाद बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है। प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब मैं यहाँ पे प्रधान के चुनाव को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, तो माना अगर 2 कैंडिडेट उठे हैं, ठीक है 2, तो उनमें से आपको किसी एक को मत देना होता है। यानी आपने डायरेक्ट प्रधान को मत डाला है, यानी प्रत्यक्ष रूप से उसमें निर्वाचन आपने किया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जब जनता स्वयं वोट डालती है। तो जनता ने प्रधान को वोट डाला और प्रधान प्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, और प्रधान के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं 5 से लेकर, ठीक है, न्यूनतम 5 और अधिकतम 15, ये क्या होते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं। अगर हम उसके बाद करें यहाँ पे क्षेत्र पंचायत की बात, तो क्षेत्र पंचायत का जो, यानी देखो ये ब्लॉक स्तर पर होती है, तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ब्लॉक स्तर पर होगा तो ये होगा ब्लॉक प्रमुख। अब आपने कभी सुना है कि आपने डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख को वोट डाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं इनको आप वोट डालते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत जो सदस्य होते हैं इनको आप क्या करते हैं, मतदान करते हैं, वोट डालते हैं। और कई क्षेत्र पंचायतें सीटें होती हैं कहाँ, किसमें, एक क्षेत्र पंचायत में, यानी एक ब्लॉक में। और एक ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जब निर्वाचित होकर आते हैं तो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, और साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं, जिसे कहते हैं उप प्रमुख, ब्लॉक उप प्रमुख। तो यानी ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक उप प्रमुख, यानी जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनका चुनाव, इनको किसने चुना, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को तो जनता ने चुना, यानी इनका तो क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लेकिन दोस्तों इसका और इनका ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी इनको जनता ने नहीं चुना है, जबकि जनता द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इनको अपने में से चुना है। उसी प्रकार दोस्तों जिला पंचायत में भी होता है। जिला परिषद में क्या होता है, जो जिला स्तर का जो क्या होता है, मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी नहीं, जो जिला अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये भी किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये भी चुने जाते हैं जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। जिला पंचायत सदस्यों में से जिला पंचायत सदस्य क्या करते हैं, आपस में से एक जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो इनका भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।
तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन केवल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, जिसको हम प्रधान कहते हैं या मुखिया कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे होता है। तो निर्वाचन पद्धति आप समझ गए होंगे। वैसे इंडियन पॉलिटी की जो वो वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिटेल्स में इनके बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड के व्यू पॉइंट से। उत्तराखंड में कितनी यहाँ पे क्षेत्र पंचायतें हैं, कितनी जिला पंचायतें हैं और साथ ही साथ कितनी यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि बताइए कि कौन सा जनपद ऐसा है जहां पे सर्वाधिक क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे अब शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जिला पंचायत, तो प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है और उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, तो यानी यहाँ पे क्या है, कुल 13 जिला पंचायत हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कुल जिला पंचायत कितने हैं, 13 हैं। ये मैं 2019 के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं। जब 2019 में अंतिम जो चुनाव हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती का, वो 2019 में हुआ था उत्तराखंड में। 13 यहाँ पे कुल जिला पंचायतें हैं। और अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो वो है 388। तो सदस्य नहीं पूछ जाते हैं, ठीक है, यानी जिला पंचायत जो सीटें हैं वो नहीं पूछ जाती हैं, सदस्यों की सीटें। कुल जिला पंचायतें कितनी है, प्रत्येक जिले में एक होती है, तो 13 यहाँ पे जिला पंचायतें हैं। अगर हम क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति की बात की जाए तो उत्तराखंड में कितने क्षेत्र पंचायत हैं। देखो ये ब्लॉक स्तर पर होता है, तो ब्लॉक स्तर पर यानी प्रत्येक ब्लॉक में एक क्षेत्र पंचायत होती है। और उत्तराखंड में टोटल कितने ब्लॉक हैं दोस्तों, तो वो है 95। ठीक है, 95 ब्लॉक है उत्तराखंड में, यानी प्रत्येक ब्लॉक में क्या होगी, एक क्षेत्र पंचायत होगी। तो कुल क्षेत्र पंचायत कितनी हो जाएगी उत्तराखंड में, 95 हो जाएगी। और अगर हम सदस्यों की बात करें, क्षेत्र पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सीटें, तो वो है 3208। तो ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको जरूर नोट करना है। ब्लॉक का पूछा जाता है कि तो 95 है, या क्षेत्र पंचायत पूछे जाते हैं तो 95 क्षेत्र पंचायतें हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। तो उत्तराखंड में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं, कुल ग्राम पंचायतें, तो अगर हम बात करें परीक्षा वाणी बुक में दिया गया है 7791। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली मैं अगर आपको बताऊं, जो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग है, जब 2019 में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के या त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव लड़े गए थे, तो उसमें जो लिस्ट दी गई है उसमें टोटल ग्राम पंचायतों की जो लिस्ट है वो है 7793। लेकिन परीक्षा वाणी में दोस्तों 7791 है। अब आपको ये दोनों नोट करने हैं। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हैं और कहीं पे डाउट है तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसके बोनस अंक सभी को मिलते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो संख्या है वो है 7793। ये आपको विशेष तौर पर नोट करनी है। अब उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, तो जो जनपद पौड़ी गढ़वाल है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पौड़ी गढ़वाल में है 1174 ग्राम पंचायत। और सबसे कम तो ये है दोस्तों हरिद्वार में। हरिद्वार क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, तो हरिद्वार में केवल 302 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीनों। कुल ग्राम पंचायतें 7793 ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूं, जो क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का डाटा है। जनपद मतलब सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक किस जनपद में है, तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में 1174। और सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं आपकी हरिद्वार में, कितनी है, 308। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आगे होगा। अब बात करते हैं कि राज्य में जो ये आपके क्या है, जो ये पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन, ये सर्वप्रथम कब चुने गए या कब ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों जो प्रथम यहाँ पे क्या है, प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये हुआ था उत्तराखंड में 2002 और 3 में। उसके बाद प्रत्येक 5 साल में होता है, तो दूसरा हुआ था 8 में, तीसरा हुआ था 13-14 में और चौथा हुआ था 19 में। और अब नेक्स्ट कब होगा, 9-5-24 में होगा। तो प्रत्येक 5 साल में भी इनका चुनाव होता है। और दोस्तों इस प्रथम त्रिस्तरीय जब चुनाव हुए थे, तो उसके बाद देखो जब चुनाव तो हो गए, लेकिन 29 विषय, जब मैंने आपको बताया कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं इन पंचायतों को, लेकिन 29 विषय में से कितने विषय दिए जाने, ये अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है। तो 29 विषयों में से कितने विषय दिए गए हैं,
14 विषय दिए गए प्रथम जब ये इलेक्शन हुए। अब एक और चीज आपको यहाँ पे ये नोट करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचायती व्यवस्था में, जो पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, यहाँ पे किनारे में लिख रहा हूं, यहाँ पे महिलाओं हेतु आरक्षण, आरक्षण। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए पहले 33% यानी 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसको बाद में बदलकर अब कितना है, 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और इसको कब बदला गया था, मार्च 2008 में। इस समय मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो मार्च 2008 से उत्तराखंड में जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायतों में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। विशेष तौर पर दोस्तों आपको ये नोट करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे नगर निकाय प्रणाली की। देखो जो नगर निकाय प्रणाली है ये उत्तराखंड में भी लागू है और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक रूप से नगर निकाय प्रणाली को भारत के प्रत्येक राज्य में लागू किया गया था। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी दोस्तों ये लागू हो रखी है। और देखो ग्रामीण स्तर पर तो क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, वहां पे पंचायतों के 3 स्तर है ग्रामीण स्तर पर। लेकिन अगर नगर स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे त्रिस्तरीय क्या है, नगर स्वायत्त शासन है, जिसमें सबसे जो शीर्ष निकाय है वो नगर निगम है, उसके बाद नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर पंचायत। अब देखो उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुल है 9 नगर निगम वर्तमान में। कुछ दिनों पहले वैसे 8 थे, लेकिन 31 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों यहाँ पे ये, यानी 2021 की जो लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को नवा नगर निगम बनाया गया। तो एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से बताइए कि नवा नगर निगम किसको बनाया गया, तो श्रीनगर गढ़वाल को। कब बनाया गया, 31 दिसंबर 2021 को। अब मैं यहाँ पे आपको उत्तराखंड के जो नगर निगम है उनके बारे में, उनके यहाँ पे एक एक करके नाम बता रहा हूं। नंबर 1 पे आपको नोट करना है देहरादून। दूसरा जो नगर निगम है वो है आपका हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी। तीसरा नगर निगम है यहाँ पे हरिद्वार। चौथा नगर निगम है दोस्तों रुद्रपुर। और 5वां नगर निगम है यहाँ पे काशीपुर। छठा हो जाएगा यहाँ पे रुड़की। 7वां हो जाएगा ऋषिकेश। और 8वां यहाँ पे हो जाएगा कोटद्वार। और अंत में आ जाएगा श्रीनगर। तो ये 9 नगर निगम है दोस्तों उत्तराखंड में, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर गढ़वाल जो कि नवा नगर निगम के रूप में इसको बनाया गया 31 दिसंबर 2021 को। उसके बाद जो दूसरा निकाय आता है नगर पालिका परिषद और तीसरा निकाय यहाँ पे आता है नगर पंचायतें। ठीक है, तो ये इस प्रकार दोस्तों उत्तराखंड में क्या है, त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन चलाया जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्रतीक चिन्ह, तो सबसे पहले राज्य चिन्ह क्या है उत्तराखंड का। तो यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के चिन्ह की। तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एक तो यहाँ पे ऊपर क्या है, 3 पर्वत चोटी हैं। एक ये हो गई यहाँ पे, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये होगी। तो 3 ये पर्वत चोटियां यहाँ पे। 3 पर्वत चोटियों में से जो बीच वाली पर्वत चोटी है ये वाली क्या है, सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है। और इस तीसरी ये बीच की जो मध्य पर्वत चोटी है दोस्तों, इसमें आप यहाँ पे अशोक स्तंभ देख सकते हैं या अशोक ललाट जिसको हम कहते हैं। और इस अशोक ललाट के नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। और इस सत्यमेव जयते को दोस्तों कहां से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उसके बाद ये ऊपर का तो हो गया। एक और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मध्य वाली जो चोटी है उसका कलर कौन सा है,
तो यहाँ पे ये लाल रंग है। लाल रंग दोस्तों यहाँ पे संघर्ष और पराक्रम का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 4 गंगा की लहरें, 1, 2 और तीसरी और चौथी, 4 गंगा की यहाँ पे लहरों को दर्शाया गया है। और सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य लिखा गया है नीले अक्षरों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से बन सकते हैं। अब देखो ये जो आप राज्य चिन्ह देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, एक तो कौन कौन से कलर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक तो लाल रंग के कलर का प्रयोग किया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मध्य वाली चोटी है, ये लाल रंग आपका काय का प्रतीक है, संघर्ष और पराक्रम। संघर्ष और पराक्रम का प्रतीक होता है लाल कलर। उत्तराखंड के शहीदों ने यहाँ पे राज्य आंदोलनकारियों में जो रक्त बहाया था उसका प्रतीक है दोस्तों ये लाल रंग। उत्तराखंड के संघर्ष और पराक्रम का प्रतीक है लाल रंग। उसके बाद यहाँ पे आप नीला कलर देख रहे होंगे, यहाँ नीला है, यहाँ भी नीला है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड राज्य है, एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का जो राज्य चिन्ह है वो उसमें सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य किस कलर में लिखा गया है, तो नीले कलर में लिखा गया है। और नीले का जो प्रतीक है, नीला रंग किसका प्रतीक है, ये है शुद्धता का। और यहाँ पे जो गंगा की लहरें हैं उसमें भी नीले रंग का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ का जल क्या है, बिल्कुल गंगा जल क्या है, बिल्कुल शुद्ध जल, स्वच्छ जल। और यहाँ पे सफेद है, बीच में सफेद कलर है जो कि किसका प्रतीक है, यहाँ पे सफेद कलर ये आपका शांति का प्रतीक होता है। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर फाइनल हम बात करें, कंक्लूजन ये निकलता है कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो यहाँ पे भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखाता है उत्तराखंड की, यहाँ की पर्वत चोटियों को दिखाता है, यहाँ की गंगा नदी को दिखाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 4000 से लेकर दोस्तों 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ब्रह्म कमल। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अगर हम बात करें ब्रह्म कमल की, तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है सोसुरिया अरुवेलेटा। ठीक है, सोसुरिया अरुवेलेटा। और ये किस कुल का है, तो ये है एस्टेरसी कुल का। स्थानीय नाम इसका क्या है, कोल पद्म है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां हैं, तो 24 प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियों के नाम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एक फेन कमल, फेन कमल ये एक प्रजाति है ब्रह्म कमल की, और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया। ठीक है, ग्रामिनिफोलिया, ये आपको नोट करना है। दूसरा है सोसोरिया ग्रासोफिफेरा, जिसको हम कास्तुरा कमल भी कहते हैं। तीसरा यहाँ पे सोसोरिया लप्पा, और चौथा है सोसोरिया सिमेसोनिया। ये कुछ प्रजातियां हैं ब्रह्म कमल की। लेकिन जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसोरिया अरुवेलेटा। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। इसका रंग बैंगनी कलर का होता है और स्थानीय नाम मैंने आपको बता दिया है कोल पद्म। और ये इसके खिलने का जो टाइम होता है वो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो राज्य पुष्प क्या है दोस्तों उत्तराखंड का, वो है आपका ब्रह्म कमल। अब बात करते हैं आगे राज्य वृक्ष की। तो राज्य वृक्ष क्या है उत्तराखंड का, बुरांस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुरांस का फूल है। ठीक है, पुष्प नहीं वृक्ष है बुरांस। ठीक है, राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है। राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। और राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस। तो यहाँ पे देखो बुरांस का मैं आपको यहाँ पे फूल भी दिखा रखा है। इस प्रकार से फूल होता है बुरांस का, और ये बुरांस के पेड़ में लगता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि ये लगता कब है। तो आजकल लगे होंगे, आप अगर कोई पहाड़ में है अभी और गांव में जो रहते हैं हमारे क्षेत्र में, तो बहुत सारे बुरांस के फूल लगते हैं आजकल। ठीक है, कौन से महीने में लगते हैं ये लगते हैं आपके फरवरी से लेकर। बुरांस के फूल के खिलने का जो समय होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल तक ये खिले रहते हैं। अप्रैल में ये झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च में तो दोस्तों यहाँ पे मार्च का जो महीना होता है उसमें बिल्कुल लाल लाल और काफी अच्छे यहाँ पे बुरांस के फूल खिलने लग जाते हैं। उत्तराखंड में हमारे गांव के आसपास भी ये बुरांस के फूल देखने को मिलते हैं। अब देखो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो लगभग 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं बुरांस के वृक्ष। फूलों का रंग लाल होता है, हल्का हल्का लाल और गाढ़ा लाल। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल क्या है, हल्का लाल और गाढ़ा लाल है। यहाँ पे गाढ़ा लाल है। ठीक है, कुछ हल्के लाल होते हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी होगी, जो 11000 फीट 11000 फीट की जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं बुरांस के
फूल वो सफेद कलर के होते हैं। यानी जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, जो राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का, उनमें जो फूल लगते हैं बुरांस के वो सफेद कलर के होते हैं। फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल। और इसके औषधीय गुण भी है महत्वपूर्ण। एक तो ये हृदय रोग हेतु लाभकारी होता है, साथ साथ डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और इसका कुल है एरिकेसई। कुल क्या है, एरिकेसई। और फूल लगने का समय मैंने आपको बता दिया है फरवरी टू अप्रैल। साथ ही हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राज्य पुष्प है बुरांस, और नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पुष्प है बुरांस। लेकिन उत्तराखंड का क्या है, ये राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड में मतलब ये वृक्ष अधिकांश देखने को मिलते हैं। कई क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि बिल्कुल वहां पे बुरांस के ही वृक्ष देखने को मिलते हैं। कई जंगल हमारे तरह ऐसे हैं कि वहां पे बिल्कुल अगर नीचे तक देखा जाए तो पूरे क्या है दोस्तों, बुरांस के वृक्ष वहां पे देखने को मिलते हैं। तो काफी ज्यादा मात्रा में ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो इसलिए राज्य वृक्ष की उसमें चिन्ह के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राज्य पक्षी की बात करें तो मोनाल। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कितना प्यारा पक्षी यहाँ पे मोनाल, और जो कि देखो उत्तराखंड की सुंदरता का एक प्रतीक है। उत्तराखंड स्वयं में एक क्या है, सुंदर यहाँ पे राज्य है। और यहाँ पे इसकी प्रकृति का सुरम्य देख के यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी आप लगातार आते रहते हैं दोस्तों उत्तराखंड में, यहाँ की पहाड़ियां देखने। और इसी प्रकार से यहाँ के जो पक्षी है, इससे भी साबित हो जाता है कि कितना सुंदर पक्षी है मोनाल। और देखो मोनाल का ये राज्य पक्षी तो मोनाल है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, इस ई को कर दीजिए आप। और प्रिय भोजन क्या है इसका, आलू। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आलू की फसल को काफी नष्ट भी करता है, तो प्रिय भोजन इसका आलू है। लेकिन यह घोंसला नहीं बनाता है। अब जब ये घोंसला नहीं बनाता है तो ये क्या करता है, फिर अंडे कैसे में देगा ये, तो ये अंडे देता है दोस्तों किसी चट्टान पर देगा या किसी छिद्र पर देता है। यहाँ पे देखो ये अभी क्या है, चट्टान में खड़ा है, किसी पत्थर पे ये खड़ा है। और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो मोनाल है ही, साथ ही साथ ये नेपाल का भी राज्य पक्षी है। और वैज्ञानिक नाम विशेष तौर पर आपको नोट करना है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और प्रतीक देखने को मिलेगा, उत्तराखंड की सुंदरता का प्रतीक है यहाँ का राज्य पशु। और ये राज्य पशु क्या है, तो यह है आपका कस्तूरी मृग। इस कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर। और साथ ही साथ दोस्तों इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर किसका नाम है, मास्कस काइसोगास्टर, यानी कस्तूरी मृग का नाम है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो ये लगभग यहाँ पे 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब देखो इसमें विशेषता क्या है इसकी, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूं इसका इमेज। ये देखो आप, ठीक है, यहां पे देखो इसके सींग नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। ये 2 कान है इसके, और इसके ये 2 दांत है दोस्तों। यहाँ पे ये 2 दांत है, और ये 2 दांत कुल मिला के जो ये इसकी सुरक्षा प्रणाली है उसके लिए इसको 2 दांत दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा। इसके सींग नहीं होते हैं। साथ साथ दोस्तों इसकी नाभि में यहाँ पे क्या होता है, एक गाढ़ा सुगंधित द्रव होता है कस्तूरी। और ये कस्तूरी क्या होता है, सुगंधित होता है। आपने एक श्लोक भी सुना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। यानी कस्तूरी जो बसता है वो मृग के ही कुंडल में बसता है, लेकिन वो उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ फिरता है, वन वो भटकता रहता है कि कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रही है, जबकि वो सुगंध उसके कुंडल में ही बसी है। तो इसी प्रकार कुल मिला के इसमें एक गाढ़ा सुगंधित द्रव होता है जिसको हम कस्तूरी कहते हैं, और ये केवल नर मृग में पाया जाता है। ये मादा मृग में दोस्तों नहीं पाया जाता है, ये केवल नर मृग में ही पाया जाता है। इसका कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे भूरा कलर है और काले पीले कलर के थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, धब्बे देखने को मिलते हैं। तो ये था यहाँ पे कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग दोस्तों ये एक क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट का मतलब आप समझते हैं,
जो विलुप्त प्राय प्राणी होते हैं या जो विलुप्त की कगार पर होते हैं उनको उस लिस्ट में शामिल किया जाता है ताकि इनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाएं। तो कस्तूरी मृग लगातार ये विलुप्त की कगार पर खड़ा है और इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड में लगातार कस्तूरी मृग के संरक्षण में कई प्रयास किए गए हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे जो प्रथम प्रयास किया गया था 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, किसके अंतर्गत? केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत 1972 में दोस्तों कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1977 में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1977 में महुरगढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है? ये चमोली के कांचुला खर्क में। चमोली के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। कहा आपका? पिथौरागढ़ में है। और सर्वाधिक अगर हम कस्तूरी मृगों की बात करें, विशेषकर ये जो अभ्यारण्य यहाँ पे स्थापित किया गया है पिथौरागढ़ में 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य, ये विशेषकर कस्तूरी मृग के लिए ही है। यहाँ पे अधिकांशतः कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो ये लगातार यहाँ पे क्या है, विलुप्त की कगार पर था। अब विलुप्त की कगार का कारण क्या है? एक तो इसमें कस्तूरी पाई जाती है और इसलिए लोगों ने इसका अत्यधिक शिकार किया। अब जब नर का अत्यधिक शिकार हो जाएगा तो फिर यहाँ पे इनकी इनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी आगे? तो इसलिए दोस्तों इसको संरक्षित करने की यहाँ पे अति आवश्यकता है, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर है और इतना यहाँ पे सुंदर पशु है जो कि उत्तराखंड की सुंदरता का ही क्या है, प्रतीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और एक और सुंदरता का प्रतीक है उत्तराखंड का, वो है आपकी यहाँ पे राज तितली। उत्तराखंड की राज तितली कौन है? कॉमन पिकॉक। देखो कितनी सुंदर तितली यहाँ पे, और इमेज के माध्यम से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नाम क्या है? कॉमन पिकॉक। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पेपिलियो बाइनर। और कॉमन पिकॉक को राज तितली कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 7 नवंबर 2016 को यहाँ पे कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया उत्तराखंड की। ये तितली अपना जो जीवन यापन करती है या जो अंडे देती है वो देती है टिमुर या तिमुर जिसको कहते हैं। टिमरू का अगर हम गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली में सीधे इसको टिमरू का पेड़ कहा जाता है, टिमरू का झाड़ी कहा जाता है। तो टिमरू के पेड़ पर ही क्या कर देती है, अपने अंडे देती है और अपना जीवन यापन करती है। और साथ ही साथ 1996 में दोस्तों भारतवर्ष की सबसे सुंदर तितली के रूप में इसने लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड भी कराया था अपना नाम। 1996 में ये भारत की सबसे सुंदर तितली के नाम से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो कॉमन पिकॉक राज्य क्या है? यहाँ पे राज्य तितली है। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई और काफी अच्छे तरीके से दोस्तों काफी डिटेल्स में मैंने आपको हर टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो के बारे में, वीडियो कैसी लगी आपको राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।